Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well and preparing well for the exam. आज हम करने वाले हैं TDS एपिसोड नंबर 1 बिकॉज आई हैव ब्रेक डाउन द चैप्टर इनटू द 3 पोर्शन. हम करेंगे डेप्थ में सो दैट जिसने नहीं भी किया हुआ उसको भी अच्छे से हो जाए एंड एज मल्टीपल टाइम वी रिवाइज इन द कंसेप्ट सो वी विल बी टेकिंग द टाइम. सबसे पहली बात आती है विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला क्वेश्चन आता है हु इज लायबल टू डिडक्ट द TDS. TDS कौन काटेगा ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाह रही हूं. हाउ? सिंपल सी बात. फॉर एग्जांपल ए ने क्या किया, ए ने कंसल्टिंग सर्विसेज दी. ए ने कंसल्टिंग सर्विसेज दी हैं किसको? बी को. अब बी क्या करेगा? बी ने ए से सर्विसेज ली हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्विसेज के नाम की क्या करेगा? पेमेंट कर देगा. सर्विसेज के नाम की क्या करेगा? पेमेंट कर देगा. अब एक बात बताओ, दो टर्म होती हैं, एक होता है पेयर, वन इज पेयर एंड अनदर वन इज पेई. तो यहां पर पेयर कौन हुआ? पेयर हुआ बी. पेयर कौन हुआ जो पेमेंट कर रहा है? बी. ए कौन हुआ? ए इज द पेई. ए इज द पेई. तो टीडीएस काटने का क्या मतलब है? सिंपल सी बात क्या है, डिपार्टमेंट को डाउट है माइट बी ए अपना टैक्स खुद से जमा ना करवाए. ए अपना टैक्स खुद से जमा ना करवाए तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? बी को बोला जो पेयर है, हे पेयर आपने क्या करना है, जब भी आप पेई को पेमेंट कर रहे हो तो उसका जो टैक्स का हिस्सा है वो काट कर हमें पहले ही दे दो बिकॉज वी कांट वेट टिल द एंड ऑफ द ईयर कि ए आए और अपना टैक्स जमा कराए, हमें कोई भी भरोसा नहीं है. तो सिंपल सी बात आती है टीडीएस किसको काटना है? टीडीएस काटना है पेयर को. पेयर क्या करेगा? बी क्या करेगा? जब वो कंसल्टिंग सर्विसेज की फीस पे करेगा उसमें से कुछ हिस्सा काट के पहले ही डिपार्टमेंट को जमा करवा देगा. क्या हमेशा ऐसे ही होगा? क्या हमेशा ऐसे ही होगा? एक बात बताओ, डिपार्टमेंट क्या करना चाहता है? डिपार्टमेंट चाहता है जो आपने टैक्स देना है वो टैक्स पहले ही आ जाए बिकॉज उसको श्योरिटी नहीं है कि टैक्स आएगा कि नहीं. ठीक है. अब बात आती है आपकी इनकम ही कम है, आपकी इनकम ही टैक्सेबल नहीं है, आपका टैक्स देना बनता ही नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर. क्लियर कट इंफॉर्मेशन है कि आपका टैक्स देना बनता ही नहीं है. क्या तो भी बी काटेगा ए का टैक्स? तो भी क्या बी ए का टैक्स काट के जमा कराएगा? नो, बिकॉज जब टैक्सेबल ही नहीं है डिपार्टमेंट को इज नॉट लाइबल टू डिपॉजिट द अमाउंट देन व्हाई टू डिडक्ट द टीडीएस. तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ? दूसरा पॉइंट ये कहता है whenever the amount is taxable, जब भी इसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी पेयर will deduct the tax only when the amount is taxable in the hand of the payee. तो सबसे पहली बात आती है टैक्स कौन काटने वाला है? टैक्स काटने वाला है, डिडक्ट करने वाला है. हु इज लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस? पेयर इज लायबल. ना माइंड में सोच के चलो, आप किसी को पेमेंट, जो पर्सन पेमेंट कर रहा है वही तो कुछ पेमेंट का हिस्सा रख लेगा ना, ओनली एट द सोर्स ही रख लेगा, साथ साथ ही रख के डिपार्टमेंट को जमा करा देगा. पेयर इज लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस. सेकंड, it should be deducted only when the amount is taxable in the hand of the payee. जब पेई के हाथ में अमाउंट टैक्सेबल है तभी काटना है टीडीएस, अदरवाइज टीडीएस नहीं काटना है. अब बात आती है when to be deducted. कब डिडक्ट करना है टीडीएस? जब उसकी मन हुआ तब डिडक्ट करेगा, बी का जब मन करेगा तब वो डिडक्ट करेगा? नो, लाइक वी ऑलरेडी स्टडीड इन मेनी ऑफ द टाइम्स कि जब भी पेमेंट कर रहे हो आप या फिर क्रेडिटिंग विच एवर इज अर्लियर, अक्रूअल कंसेप्ट को भी ये लेकर चल रहा है, पेमेंट और क्रेडिटिंग विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले होगा टीडीएस तब कट जाएगा. पेमेंट और क्रेडिटिंग विच एवर इज अर्लियर, जब वो पेमेंट कर रहा होगा या उसको क्रेडिट कर रहा होगा विच एवर इज अर्लियर तभी वो टीडीएस काट लेगा. बेसिक कंसेप्ट आई होप आपको लर्न हो गया हो. बिना देखे मेरे साथ रिपीट करो. हु इज लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस? पेयर. बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, पेई का दिखा देते हैं. नो, पेयर इज लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस एंड व्हेन ही इज लायबल? व्हेन इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द पेई. पेई को जब टैक्स देना बनता है तभी काटो, फालतू में उसका टैक्स नहीं काटना है. व्हेन वी आर लायबल टू डिडक्ट? पेमेंट और क्रेडिटिंग विच एवर इज अर्लियर, जब भी आप पेमेंट कर रहे हो या फिर उसको क्रेडिटिंग कर रहे हो, दोनों में से जो भी अर्लियर है उस पे आप टीडीएस काट लो. अब क्या क्वेश्चन आता है, हर बार इसी चीज पे रूल पे चलेंगे हम? क्या एवरी टाइम वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम रूल? हर बार हम पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर देखेंगे?
क्योंकि कई टाइम डायरेक्टली पेमेंट हो जाती है, समटाइम्स डायरेक्टली पेमेंट वाला सीन भी आता है। तो क्या हो जाएगा उन केसेस में, कुछ ऐसे केसेस बताए हैं, स्टार मार्क करो, कुछ ऐसे केसेस बताए हैं जहां पर TDS will be deducted at the time of payment only. TDS will be deducted at the time of payment only. सिंपल सी बात, नॉर्मल रूल, पेमेंट और क्रेडिटिंग whichever is earlier, पेमेंट और क्रेडिटिंग whichever is earlier. बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपको टैक्स काटना है ओनली व्हेन यू आर डूइंग द पेमेंट के टाइम पर ही काटना है, वो आगे हम देखने वाले हैं। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है, आपके माइंड में फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आ रहा हो, अगर हम नहीं काटे तो क्या? बिकॉज हमारी बुद्धि चलती है रिवर्स साइड, हमारा माइंड चलता है रिवर्स साइड, नहीं काटे तो क्या? ए को टैक्स नहीं देना? नो, नहीं काटे तो क्या ए को टैक्स नहीं देना? नो, ऐसा नहीं है। आई एम नॉट सेइंग नो, ऐसा नहीं है कि टैक्स नहीं देना। ए इज लायबल टू पे द टैक्स। देखो क्या लिखा है, असेसी इज लायबल टू पे द टैक्स डायरेक्टली। अब ए को डायरेक्टली टैक्स पे करना है ऑन द इनकम ऑन विच टैक्स इज लायबल टू बी डिडक्टेड। जिस इनकम पे टैक्स कटना चाहिए था, अब असेसी को डायरेक्टली, असेसी कौन? जिसकी इनकम पे टैक्स कैलकुलेट किया जा रहा है, तो असेसी को डायरेक्टली टैक्स वहां पर काटना है उस इनकम पर जिस पर टैक्स नहीं कटा है। मतलब क्या मीन्स? ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द पर्सन whose tax to be deducted। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? उस पर्सन के ऊपर आ जाएगी जिसका टैक्स कटना चाहिए था, अब आप कहोगे हम किसी का टैक्स देने के लिए we are liable to deduct the tax of someone, we shouldn't be doing because सामने वाला पर्सन अपने आप कर लेगा। नो, अगर कोई आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है, then if you don't fulfill the responsibility, you are liable to pay some penalty on it. How? Let's understand with an example. एक बात बताओ, आज आपने घर पे पूछा मम्मी क्या बना है? आपके घर पर कुछ ऐसी सब्जी बनी है, लौकी, घिया जिसको हम बोलते हैं, लौकी बनी है आपके घर पर। आपकी मम्मी ने बताया आपको लौकी बनी है, आप कह रहे हो मुझे तो लौकी नहीं खानी है, आई डोंट वांट टू ईट लौकी। तो सिंपल सी बात, आपकी मम्मी ने बोला ठीक है, मार्केट जा रहे हो, वहां से क्या करना, कुछ राजमा लेते आना, ठीक है, तो मैं आपको उसके साथ खाना दे दूंगी। अब आप ठहरे बहुत ज्यादा मस्ती वाले बंदे, आप मार्केट से आ रहे थे, आप राजमा लाना भूल गए, फिर आपको भूख लगी तो आपने पूछा मम्मी खाना, आपके सामने प्लेट में क्या आया? घिया आया, लौकी आई। अब एक बात बताओ, आप क्या बोलने लगे? आप बोलने लगे नो, मैंने तो बोला था कि मुझे नहीं खानी है। तो आपकी मम्मा ने आपको क्या बोला होगा? यू हैव नॉट ब्रिंग द राजमा, सो दिस इज द पेनल्टी कि अब आपको लौकी के साथ ही खाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ा है। यू आर लायबल टू फेस द कंसिक्वेंसेज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच यू हैव नॉट फुलफिल्ड। तो उसको क्या बोलेंगे? आपको क्या बोलेंगे? आप खुद के ही डिफॉल्ट में फंस गए। तो द पर्सन हु वॉज लायबल टू डिडक्ट और पेड द टैक्स, तो क्या बन जाएगा वो? असेसी इन डिफॉल्ट। वो पर्सन क्या बन जाएगा? असेसी इन डिफॉल्ट। सिंपल सी बात है, जिसको टीडीएस काटना था उस पर्सन ने टीडीएस नहीं काटा, तो वो क्या बन गया? असेसी इन डिफॉल्ट बन गया। वी आर डन विद आवर फर्स्ट पेज। फटाफट से रिवाइज इसको करते हैं। पेयर इज लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस व्हेन इट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ पेई। काटना कब है? पेमेंट और क्रेडिटिंग व्हिचएवर इज अर्लियर। दूसरी बात, अगर आपने नहीं काटा, सिंपल सी बात, यू विल बी असेसी इन डिफॉल्ट एंड द पर्सन whose tax is liable to be deducted, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा टैक्स जमा कराने का। डिपार्टमेंट तो अल्टीमेटली आपसे टैक्स लेकर ही मानने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज बात कर रहा है किस चीज के बारे में? ये ऐसे केसेस के बारे में बात कर रहा है जहां पर टीडीएस कटना चाहिए ओनली एट द टाइम ऑफ द पेमेंट। हमने क्या पढ़ा? नॉर्मल रूल क्या है? पेमेंट और क्रेडिटिंग व्हिचएवर इज अर्लियर। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर सिर्फ पेमेंट के टाइम पर ही काटा जाएगा। चलो अच्छे वाले पॉइंट से शुरू करते हैं। आपने कोई लॉटरी जीत ली,
लॉटरी, पजल्स, क्रॉसवर्ड, आपकी कोई कैजुअल इनकम आ गई, एकदम से आपकी लॉटरी लग गई, कैजुअल इनकम आ गई, उनको क्या पता था उन्होंने आपको क्रेडिट करना है? नो, माइंड में याद करने के तरीके, आप एकदम से जीत गए तो आप सीधा अपने पैसे लेके घर आओगे, तो वो क्या करेंगे, पेमेंट के टाइम पर आपका टीडीएस काट लेंगे। तो कैसे कैसे केसेस की बात करें हैं, जहां पर आपका जो टैक्स है वो सिर्फ पेमेंट के टाइम पर कटेगा, जहां पर जो आपका जो टैक्स है वो क्या है, पेमेंट के टाइम पर कटेगा। यू हैव टू फाइंड द वेज टू लर्न द थिंग्स, यू हैव टू फाइंड द वेज जिससे आपके माइंड में चीजें बैठ जाएं। चलिए, पहला केस क्या पढ़ा हमने, पहला केस क्या पढ़ा, विनिंग का, पहला केस हमने क्या पढ़ा, विनिंग का। विनिंग ऐसा केस है, विनिंग का मतलब क्या, कैजुअल इनकम, विनिंग का मतलब का कैजुअल इनकम ऐसा केस है जहां पर आपका टीडीएस कटेगा पेमेंट के टाइम पर, नोट क्रेडिटिंग के टाइम पे, सिर्फ पेमेंट के टाइम पे आपका टीडीएस वहां पर कट जाएगा। दूसरा बात करते हैं सैलरी, सैलरी में भी पेमेंट के टाइम पर आपका टीडीएस कटेगा। सैलरी के साथ साथ एक पॉइंट और आपको लगे हाथ याद आ जाना चाहिए, सैलरी में मेन फोकस हमारा क्या होता है, पीएफ का बैलेंस कितना हो रहा है, प्रोविडेंट फंड का बैलेंस हमारा कितना हो रहा है, साथ साथ हम बहुत ध्यान रखते हैं। तो सैलरी के साथ साथ एम्प्लॉय जो प्रोविडेंट फंड है वो भी पेमेंट के टाइम पर उसका टीडीएस काटा जाएगा। उसके बाद आ जाइए सैलरीड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलिए सैलरीड पर्सन बहुत सोफिस्टिकेटेड पर्सन जो बहुत फॉर्मल बन के जा रहा है, प्रोफेशनल बन के जा रहा है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। जस्ट मैं बात कर रही हूं रिमाइंड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या करेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। जैसे ही वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेगा वो डिविडेंड की वेट करेगा। तो सैलरीड पर्सन चाहे उसका ईपीएफ हो चाहे उसका डिविडेंड हो, तो सिंपल सी बात क्या हुई, इस पर्सन का भी जो टैक्स है वो कब कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटेगा। वैसे हमें याद नहीं रहते बट हमें कुछ प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है लर्न करने के लिए। तो अभी तक हमने कौन से पॉइंट पढ़ लिए, 4 पॉइंट पढ़ लिए। विनिंग और कैजुअल इनकम, वेले बंदे जो इनकम कमा लेते हैं, जो वेले बंदे एकदम से लॉटरी वगैरह जीत जाते हैं वो, और दूसरा सैलरीड, सैलरी के साथ ईपीएफ और डिविडेंड, 4 ऐसे हमें याद हो गई चीजें जहां पर टैक्स कब कटेगा, पेमेंट के टाइम पर कटेगा, क्रेडिटिंग के टाइम की बात इसमें नहीं हो रही है। उसके बाद अब आता है आप सैलरीड पर्सन हो, सैलरीड पर्सन आप हो तो सिंपल सी बात है, सैलरी आते ही आप क्या करोगे, विड्रॉल करोगे। सैलरी आते ही आप क्या करोगे, अपने खर्चों के लिए विड्रॉल करोगे। तो विड्रॉल के टाइम पे भी क्या होगा, विड्रॉल के टाइम पे भी आपका पेमेंट के टाइम पर टीडीएस कट जाएगा, पेमेंट के टाइम पर आपका टीडीएस कट जाएगा, पेमेंट के टाइम पर आपका टीडीएस कट जाएगा। जब आप कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे पॉइंट ये वाला, कैश विड्रॉल के टाइम पर जब टीडीएस कटता है वो पेमेंट के टाइम पर कटता है। उसके बाद आती है कंपल्सरी एक्विजिशन। कंपल्सरी एक्विजिशन, एक बात बताओ, आप सैलरी लेकर घर आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप कैश लेकर घर आए, घर जैसे ही आप पहुंचे सबसे पहले घर में आपके छोटे भाई बहन है, दे आर रेडी टू टेक योर सैलरी, कुछ हिस्सा उनको भी चाहिए, आप नहीं भी देना चाहोगे तो भी आपको देना पड़ेगा, कंपल्सरी आपको देना पड़ेगा। तो कंपल्सरी एक्विजिशन के केस में भी जो टीडीएस है वो कब कटेगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटेगा। अब बात आती है, सारे काम हो गए, सैलरी हो गई, रिटायरमेंट हो गई, सब हो गया, उसके बाद आप क्या करते हो, पॉलिसी सोचते हो, मेरा पैसा तो खत्म हो गया, अब कहां से पैसा आएगा, पॉलिसी की मैच्योरिटी का जो पैसा आएगा, जो मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी के टाइम पे जो आपका पैसा मिलेगा उसका टीडीएस भी पेमेंट के टाइम पर काटा जाएगा। आई होप आपको याद होंगी चीजें। पेमेंट के टाइम पर ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जहां पर पेमेंट के टाइम पर टीडीएस काटा जाएगा, इधर बिना देखे बताओ क्या पढ़ा हमने, वेले बंदे क्या करते हैं, कैजुअल इनकम, फिर सैलरी के साथ क्या आता है, ईपीएफ और टाई लगा के हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी करते हैं साथ साथ, तो क्या हो जाएगा, ईपीएफ और डिविडेंड भी आ जाएगा। फिर जैसे ही आप पैसा घर लेके पहुंचे, कैश विड्रॉल आ गया, फिर कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ आपके पैसे का, एट द एंड आप सोचते हो पैसा कहां से आएगा, डिविडेंड मिलेगा, और क्या आ गई, मैच्योरिटी ऑफ पॉलिसी से आपका जो भी पैसा आएगा। तो इन केसेस में आपको टाइम ऑफ पेमेंट के टाइम पर डिडक्ट किया जाएगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट किया जाएगा। आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपको समझ आया होगा, समझ तो हम सबको आता है। द केसेस
यहाँ पर हमारे बैठता नहीं है, भूल जाते हैं हम। सो वी नीड टू फाइंड द वेज कि हमें लर्न कैसे रखना है, वी नीड टू फाइंड द वेज कि हमें लर्न कैसे रखना है। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद बात आती है कैन वी डिडक्ट द टीडीएस एज पर आवर विश। मेरा जितना मन करेगा, जो भी मैं करूंगी मैं कर सकती हूँ। एक बात बताओ, क्या आप अपना जब पेपर लिखने जाते हो फाइनल का, अपनी मर्जी से लिख कर आते हो या आईसीआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख कर आते हो? आईसीआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख कर आते हैं। तो सेम एज टीडीएस भी हमने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और रेट पे काटना है, फिक्स रेट पे। वी आर नॉट एज पर आवर ओन जजमेंट टीडीएस काट रहे हैं। टीडीएस काटना जो आपको है वो फिक्स्ड रेट पे काटना है। बट ध्यान रखना फिक्स्ड रेट पे तो काटना है, जो उन्होंने बोल दिया वहीं पे काटना है। लेकिन एक बात बताओ, जो फॉरेन के पर्सन है वो एक बार चले गए तो हमारे हाथ फिर नहीं लगने वाले। जो फॉरेन के पर्सन है वो चले गए तो हमारे हाथ नहीं लगने वाले। प्लस सैलरीड पीपल ले लो, ये दो जो पीपल हैं इनका जब आप टैक्स काटोगे तो टैक्स रेट के साथ साथ आपको सेस भी ऐड करना होगा, जो भी आपका सरचार्ज वगैरह है वो भी ऐड करोगे। सैलरीड पर्सन, फॉरेन पेमेंट और सीनियर सिटीजन कुछ है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, उनके केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज सेस आप कैलकुलेट साथ में कंसिडर करेंगे। बट बाकी लोगों के लिए क्या है, फिक्स रेट पे आपने टीडीएस काट देना है। जो फिक्स रेट पर्टिकुलर सेक्शन में मेंशन है उसी रेट पे आपने टीडीएस काट देना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब बात आती है, मान लो कोई ऐसा केस है, कोई ऐसी पेमेंट है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर इनकम भी है, उसके अंदर जीएसटी भी है, फिर फाइनल अमाउंट है। इनकम भी है, जीएसटी भी है, फाइनल अमाउंट है। तो टीडीएस किस पर कटेगा? इनकम टैक्स इज ऑन इनकम। एक बात मुझे बताओ, जो इनकम टैक्स है वो किस पे कट रहा है? इनकम पे कट रहा है ना। इनकम टैक्स इनकम पे कट रहा है। नॉट लाइक जीएसटी ऑन बिजनेस। तो सिंपल सी बात है, आपने इनकम वाले पोर्शन पे काटना है, जीएसटी के पोर्शन पे नहीं काटना है। अब मुझे एक पॉइंट और यहां पर आपको लिंक करना था। सबसे पहली बात आती है, भूल जाओ अभी, एक बात मेरे को बात बताओ। सबसे पहली बात आती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी। हमें नहीं समझ आता कौन सी चीज पर्सनल है, कौन सी चीज बिजनेस पे है। नाम से ध्यान रखो, जीएसटी क्या है? बिजनेस, सेल परचेज बिजनेस। जीएसटी क्या है? सेल परचेज बिजनेस। इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स का नाम ही क्या है? इनकम पे टैक्स लगना। इनकम का मतलब आप बिजनेस के खर्चे निकाल के उसमें से अपनी इनकम ले चुके हो, बिजनेस के खर्चे निकाल के उसमें से अपनी इनकम पॉकेट में डाल चुके हो। तो जब वो पॉकेट में इनकम चली गई, इनकम का मतलब ही यही है वो आपके पॉकेट में चली गई, तो अल्टीमेटली उस पर टैक्स लग रहा है। तो जो टीडीएस है वो आपके पर्सनल वाले खर्चों पे भी कटेगा। टीडीएस जो है आपके पर्सनल वाले खर्चों पे भी कटेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स क्या है, वो भी सिर्फ टीडीएस कब कटता है? जब प्रोफेशनल वाली ट्रांजैक्शन है, सेल परचेज बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। नो, इनकम टैक्स नाम से याद रखने का तरीका, इट इज द इनकम टैक्स। मतलब आपके हाथ में कुछ इनकम है, उस पे टैक्स कट रहा है। इनकम का मतलब क्या है? सेल परचेज से हम बहुत ऊपर उठ चुके हैं, खर्चे निकाल के अपनी पॉकेट में पैसा डाल चुके हैं, उस पे कटता है इनकम टैक्स। तो इनकम का मतलब डायरेक्ट आपको चेज कर रहा है वो पर्सनली, तो अल्टीमेटली टीडीएस आपके पर्सनल खर्चों पे भी कटेगा, कमर्शियल पे भी कटेगा। बट कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर आपका पर्सनल खर्चों पे नहीं कटेगा। 194 सी एंड जे, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ 194 सी एंड जे में पर्सनल पेमेंट कर रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा। और दूसरी बात, अगर पेई कौन है? पेमेंट किसको की जा रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई एंड म्यूचुअल फंड वगैरह, इन सबको अगर पेमेंट की जा रही है तो टीडीएस नहीं कटेगा। बात बताओ, गवर्नमेंट को ही तो टैक्स जमा कराना है, गवर्नमेंट की एक पॉकेट से निकाल के दूसरी गवर्नमेंट की पॉकेट में डाल दोगे तो इट इज अ प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अगर आप कोई पेमेंट करे हो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, म्यूचुअल फंड कॉर्पोरेशन को, तो अल्टीमेटली आपको टीडीएस नहीं काटना है। ये मैं आपको बता ही चुकी हूं। जीएसटी ऑन द प्योर वैल्यू इफ शोन, देखो अगर जीएसटी भी शो किया हुआ है तो आपको टीडीएस जीएसटी के कंपोनेंट पे नहीं काटना है,
प्योर वैल्यू पे काटना है, प्योर जो आप उसको पेमेंट कर रहे हो रिगार्डिंग द सर्विसेज, जो भी आप अपने उसको पेमेंट कर रहे हो, पे को। ठीक है, इतना हमारा हो जाता है बेसिक वाले कंसेप्ट, इतना हो जाता है हमारा बेसिक्स वाले कंसेप्ट। नाउ वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर, नाउ विल स्टार्ट विद द सेक्शन वाइज सेक्शन हम करेंगे, विल ट्राई। देखो मैं क्या सोच रही हूं, मैक्सिमम 1 से सवा घंटा हम अच्छे से कर लेंगे, बिकॉज उतना पढ़ना है। वट आई यूज टू डू, जब मैं स्टडी करती थी, कोई भी 3 घंटे की क्लास है, 1 घंटे में सोचती थी ना 1 गो में मुझे फिनिश करनी है, तो 1 घंटा तो आई वॉज वेरी अटेंटिव इन द क्लास, दिमाग में सब जा रहा है। उसके बाद मैं कुछ अपने सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में ABC कुछ और चल रहा है, क्लास हो जाती खत्म, फिर हम उसको बार बार क्या करते हैं, बैक करते रहते हैं। सो डू इट इन द स्मॉल पोर्शन बट डू इट इन द इफेक्टिव मैनर। स्मॉल पोर्शन में करो, बट ऐसा करो कि आपको 100% माइंड में हो। तो इसी बात पे मेरे साथ रिवाइज करो बिना देखे। मुझे बताओ मैंने अब तक क्या पढ़ाया बिना देखे। सबसे पहले बात बताई, TDS कौन देगा, पेयर इज लायबल टू डिडक्ट द TDS। दूसरा, कब डिडक्ट है, जब पहली बात तो टैक्सेबल होना चाहिए, पेमेंट और क्रेडिटिंग व्हिचएवर इज अर्लियर। बट कुछ आइटम्स ऐसी हैं जहां पर, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर आपको सिर्फ पेमेंट के टाइम पर ही TDS काटना है। सबसे पहली बात वेलापंती, विनिंग्स और लॉटरीज, मतलब कैजुअल इनकम के केस में। दूसरा, सैलरी, EPF, डिविडेंड, सैलरी, EPF, डिविडेंड। उसके बाद कैश विड्रॉल, घर आए थे कैश लेकर, फिर आपसे जबरदस्ती पैसा ले लिया गया, कंपल्सरी एक्विजिशन। फिर लास्ट में हम सोचते हैं मैच्योरिटी कब होगी पॉलिसी की, सो दैट हमारे हाथ में पैसा आ जाए। तो इन केसेस में जो TDS कटेगा वो पेमेंट के टाइम पर कटेगा। उसके बाद अगर TDS नहीं कटा, तो ऑब्वियस ही बात है, असेसी जो लायबल है वो उसको टैक्स जमा कराना है, एंड जिसने टैक्स जमा करवाना था, जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने नहीं कराया, तो वो क्या बन जाएगा, असेसी इन डिफॉल्ट। मैं ये कुछ वर्ड्स बोल रही हूं, प्लीज मार्क दीज वर्ड्स, बिकॉज वर्ड्स एज इट इज आपको रिकॉल होने चाहिए। कुछ तो इनके की वर्ड्स हैं, यू मस्ट रिकॉलिंग द वर्ड्स। असेसी इन डिफॉल्ट, बार बार मैं क्या बोल रही हूं, असेसी इन डिफॉल्ट होना चाहिए। ये नहीं बोलना ही विल बी लायबल फॉर पेनल्टी, ऐसे कुछ भी अपनी लैंग्वेज नहीं लिखनी है। असेसी इन डिफॉल्ट, क्रिस्प एंड क्लियर, फुल मार्क्स, असेसी इन डिफॉल्ट। उसके बाद लेट्स मूव टू द सेक्शन वाइज TDS बात करते हैं। एक बार पहले 1 मिनट का वाटर ब्रेक लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन नंबर 192। सबसे पहले हम बात करें हैं, मैंने क्या किया है, TDS के सेक्शंस को, जो मेन सेक्शंस है, उनको रिकॉल करने के लिए कुछ ग्रुपिंग कर दी है। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, लाइफस्टाइल के बेसिस पे कुछ सैलरीड पर्सन होते हैं, कुछ बिजनेस पर्सन होते हैं, कुछ वेले बंदे होते हैं जो चाहते हैं एकदम से चुटकी में पैसा आए, जो फटाफट से लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, जो इन सब में लॉटरी में पैसा लगाते हैं, ठीक है, कैजुअल इनकम पे पैसा लगाते हैं। तो ऐसे ही ग्रुपिंग की है, सो दैट आपको रिकॉल हो जाए। माई सोल पर्पज इज टू, आपने बहुत सारा देखा होगा, मेरा सोल पर्पज यही है कि आपको रिकॉल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द एग्जाम। तो व्हाट इज द लाइफस्टाइल ऑफ द सैलरीड पर्सन, उसके बेसिस पे हमने ग्रुप किया हुआ कुछ पैटर्न हम बनाएंगे। सैलरीड पर्सन सबसे पहले देखता है मेरी मंथली सैलरी आ जाए। सैलरीड पर्सन सबसे पहले देखता है मेरी मंथली सैलरी आ जाए। अब एक बात बताओ, सैलरीड पर्सन, आप खुद को लेकर चलो, मैं एक सैलरीड पर्सन हूं, तो मुझे तो पैसा मिल रहा है। Who is paying me the money? My employer. My boss is paying me the money. तो पेयर कौन हुआ? एम्प्लॉयर। तो कौन पे करेगा? TDS कौन काटता है? पेयर। तो इस केस में पेयर कौन हुआ? एम्प्लॉयर इज द पेयर। एम्प्लॉयर जब सैलरी पे कर रहा है एम्प्लॉय को, तो वो उसका TDS काटेगा। एम्प्लॉयर जब सैलरी पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉय को, तो वो उसका TDS काटेगा। एनी एम्प्लॉयर पेइंग टू एनी एम्प्लॉय, उसका TDS कट जाएगा इन द सेक्शन 192। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, सिंपल सा बोला है। क्या बोला है? बेयर एक्ट आपका बोल रहा है, एंड एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द सैलरी, जो भी पर्सन सैलरी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका टैक्स कट जाएगा, काटा जाएगा। एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे द टैक्स, एम्प्लॉयर इज लायबल टू डिडक्ट द TDS। किस रेट से काटेंगे, ध्यान रखना। एक बात मुझे बताओ,
एक तरीके से सोचो, रट्टा नहीं लगाना है। आपकी जब सैलरी आती है, सैलरी जब आपकी आती है तो क्या स्पेसिफिक रेट से आपकी सैलरी पे वो टैक्स लगता है जब आप रिटर्न फाइल करते हो? नो, स्लैब में काउंट होता है। सैलरी इज समथिंग जो आपकी इनकम है जो स्लैब में ऐड होगी। तो एम्प्लॉयर भी क्या करेगा? एम्प्लॉयर भी स्लैब रेट से टैक्स काटेगा। स्लैब रेट से टैक्स काटेगा तो वो क्या करता है एम्प्लॉयर, मैं आपको बताती हूँ, पूरे साल की प्रोजेक्शन करेगा, डिवाइड बाय 12 करेगा, मंथली वो उतना उतना टीडीएस आपका काटता रहेगा। जितनी भी आपकी इनकम पे टैक्स बनता है डिवाइड बाय 12 करके एवरेज रेट से वो मंथली आपका टैक्स काटता रहेगा। सिंपल सी बात। सेक्शन नंबर 192, सेक्शन नंबर 192 किसके बारे में बात कर रहा है? सैलरीड पर्सन के बारे में बात कर रहा है। टीडीएस ऑन सैलरी, एम्प्लॉयर किसी भी पेमेंट को, किसी भी पर्सन को सैलरी की पेमेंट कर रहा है, सारी सैलरी की जो भी टीडीएस डिडक्शन है, सारे के सारे सैलरी की जो टीडीएस डिडक्शन है वो सेक्शन नंबर 192 में होंगी, सेक्शन नंबर 192 में होंगी। तो अब बात आती है हमने क्या पढ़ा था? हमने बेसिक पॉइंट पढ़ा था कि जब इनकम टैक्सेबल है तभी कटेगा। एक बात बताओ, आपकी इनकम या आप नॉर्मली स्टडी के साथ साथ थोड़ा बहुत काम करते हो कहीं पर जाके, आपको 1.5 लाख रुपया साल का दिया जा रहा है, 1,50,000 यू आर अलाउड टू टेक अप, आपकी सैलरी मिलती है 1,50,000। क्या आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटेगा? क्या आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस काटेगा? नो, बिकॉज इट इज क्लियरली विजिबल, इट इज not taxable at all. It is not taxable at all. Income is not taxable means up to basic exemption limit तक वो आपका टैक्स नहीं काटने वाला है। Whatever you are, आपका टैक्स नहीं बनता है तो वो आपका टैक्स नहीं काटने वाला है। जब भी वो कैलकुलेट करेगा कि ठीक है इसका टैक्स तो बनता ही नहीं है, तो टैक्स जब बनता ही नहीं है तो वो काट के क्या करेगा? तो क्या एक्सेप्शन है? जब भी आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तक है तो या फिर आपकी टैक्सेबल नहीं है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। हाउ टैक्स शैल बी कैलकुलेटेड, मैं आपको बता चुकी हूं एम्प्लॉयर क्या करता है, पूरी आपकी सैलरी लेगा, उस पर टैक्स निकालेगा, डिवाइड बाय 12 करेगा, मंथली बेसिस पे आपका एवरेज रेट में टैक्स कैलकुलेट करता रहेगा। अब एक बात बताओ, एम्प्लॉयर जब आपका वो टैक्स कैलकुलेट कर रहा है उसके पास तो कौन सी इंफॉर्मेशन है? एम्प्लॉयर इज हैविंग ओनली द सैलरी इंफॉर्मेशन विच ही इज गिविंग टू यू, विच एम्प्लॉयर इज गिविंग टू यू। उसके पास सिर्फ वो वाली इंफॉर्मेशन है, जो एम्प्लॉयर आपको सैलरी दे रहा है। अब उसको कैसे पता आपका टैक्स बनेगा कि नहीं? उसके पास बाकी इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना, बाकी इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। अब बात आती है बाकी इंफॉर्मेशन में क्या हो सकता है? आपने 4 महीने पहले कहीं और नौकरी करी हो, यू हैव स्विच द जॉब, तो आपको वो वाली जॉब की डिटेल भी देनी पड़ेगी, वो भी एम्प्लॉयर लेगा। उसके बाद आप क्या कहोगे? अब मान लो आपकी बन गई इनकम 6 लाख रुपीज, अब वो तो टीडीएस काटेगा, बट आप कहोगे मत काटो, मेरा टैक्स बनता ही नहीं है। आपको वो कहेगा कैसे नहीं बनता, 5 लाख से ऊपर तो टैक्स है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अरे भाई मैंने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराया है एलआईसी में, मैंने 1 लाख रुपीज की पॉलिसी ली है, मुझे डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो वो क्या बोलेगा? डिटेल्स कलेक्ट करेगा, वो आपसे क्या करेगा? वो डिटेल्स कलेक्ट करेगा। तो एम्प्लॉयर जो है वो क्या करेगा? आपसे डिटेल्स कलेक्ट करेगा। एम्प्लॉयर विल कलेक्ट ऑल द डिटेल्स एम्प्लॉय की, अदर इनकम की भी वो लेगा आपसे, डिडक्शंस की भी लेगा। लेकिन एक बात बताओ, क्या वो आपसे लॉसेस की डिटेल्स भी लेगा? लॉसेस भी हो आपको, आप उसको बोलोगे मेरा इतना लॉस बनता है कैलकुलेट कर, नो, वो लॉस लेगा तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का ही लेगा। ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से सुनो, एम्प्लॉयर जब टैक्स कैलकुलेट करेगा वो आपसे अदर इनकम की डिटेल लेगा, डिडक्शन की डिटेल लेगा, ठीक है। 3 लाख आपका यहाँ का था, 3 लाख आपका दूसरे एम्प्लॉयर का था, और 1 लाख आपकी क्या थी? 1 लाख आपकी पॉलिसी थी। उसने सारी डिटेल ले ली, लेकिन सारी डिटेल ले ली। अब बात आती है, आप कहोगे मेरे को तो लॉस भी है, वो डिटेल भी डालो। तो वो एम्प्लॉयर कौन सा लॉस लेगा? सिर्फ वो हाउस प्रॉपर्टी के जो इंटरेस्ट आपके होते हैं वो सब हाउस प्रॉपर्टी का वो आपको लॉस डिडक्शन लेकर चलेगा। उसके अलावा कोई और वो लॉस आपका लेने वाला नहीं है।
अब बात आती है हम तो न्यू स्कीम में टैक्स भरेंगे, तो कोई बात नहीं, यू कैन ऑप्ट फॉर 115 BAC, बट आपको अपना एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा दैट यस वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर 115 BAC। सो दैट क्यों करना पड़ेगा, हमारी मर्जी नहीं, बिकॉज टैक्स कैलकुलेशन एम्प्लॉयर फिर उस हिसाब से करेगा, TDS भी फिर आपका उसी हिसाब से कटेगा। सिंपल सी बात। क्या पढ़ा हमने अब तक, कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जब पेमेंट करता है सैलरी की, तो वो स्लैब रेट से टैक्स काटेगा, सेक्शन नंबर 192 में स्लैब रेट से काटेगा। ठीक है, स्लैब रेट का मतलब कैसे करेगा, स्लैब रेट का मतलब स्लैब रेट से काटेगा, 2.5 लाख 5 लाख जो भी आपका स्लैब रेट होता है उससे काटेगा। अब बात आती है वो अदर इनकम की डिटेल भी लेगा, ठीक है, अदर इनकम की डिटेल भी लेगा, डिडक्शन की भी लेगा, बट लॉसेस सिर्फ वो हाउस प्रॉपर्टी के लेगा, लॉसेस सिर्फ वो हाउस प्रॉपर्टी के लेगा। अब मान लो अब एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, अब मान लो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, एम्प्लॉयर आपको 1.5 लाख की डिडक्शन डाल के दे रहा है, वो इनकम टैक्स की साइड पे रिफ्लेक्ट होगी, तो उसके पास प्रूफ तो होना चाहिए ना कि उसने डिडक्शन किस हिसाब से बनाई, तो वो क्या करेगा, क्लेम के हिसाब से प्रूफ मिलेगा। अब आपके पास HRA है, आप हाउस रेंट देते हो, HRA आपने क्लेम करना है, तो सिंपल सी बात आपको वहां पर अपना रेंट का प्रूफ देना पड़ेगा, लैंडलॉर्ड का जो भी आपका बनता है वो आपको प्रूफ डिपॉजिट कराना पड़ेगा। इन केस आप लीव ट्रेवल कंसेशन दे रहे हो तो वो आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना है हाउस प्रॉपर्टी, जो भी इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी का है तो उसकी आपको देनी पड़ेगी, डिडक्शन है तो उसका सब इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपको देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, जो चीजें आप एक्स्ट्रा दे रहे हो उसका प्रूफ भी आपको साथ में एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा। इतना था हमारा सैलरी सेक्शन में, इतना था हमारा सैलरी। मेरे साथ फटाफट से रिवाइज करोगे, स्लैब रेट से कटेगा, सेक्शन नंबर 192 में कटेगा, अदर डिटेल वो लेगा, बट लॉसेस के केस में सिर्फ वो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस लेगा। अब 1-2 सर्कुलर केस वगैरह हैं वो हम फटाफट से देख लेते हैं। अब एक बात बताओ, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाते हो, जो वेटर्स लोग हैं, उनको सैलरी तो कौन दे रहा है, रेस्टोरेंट वाले दे रहे हैं, बट वो क्या करते हैं, सैलरी तो रेस्टोरेंट वाले दे रहे हैं, आपने क्या करा, टिप की पेमेंट करी, आपने टिप दिया, रेस्टोरेंट सिर्फ टिप कलेक्ट करके वेटर को दे रहा है, क्या वो सैलरी बन गई, क्या वो जस्ट बिकॉज एम्प्लॉयर उसको पे कर रहा है तो क्या वो सैलरी बन गई, नो, टिप विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सैलरी, तो उस पे 192 में TDS नहीं कटेगा। तो टिप्स के केस में 192 में TDS नहीं कटेगा। इन केस आपको एरियर्स मिलते हैं उस पर TDS कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 89 की रिलीफ के बाद आपके कुछ एरियर्स पेंडिंग थे वो आपके आ गए तो बिल्कुल वो भी कंसिडर किए जाएंगे TDS काटते हुए। उसके बाद अगर कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है पार्टनरशिप फर्म से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सैलरी सुनते ही 192 पे हम अपना दिमाग बंद कर देते हैं, सैलरी सुनते ही वी कीप आवर माइंड ब्लॉक टू 192। नो, अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कुछ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सैलरी, तो वो क्या 192 में TDS कटेगा, नो, बिकॉज ध्यान रखना पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म से जो मिलता है वो बिजनेस की एक एंगेजमेंट है, दैट इज अ बिजनेस एंगेजमेंट, दैट इज नॉट प्योर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वो एक बिजनेस एंगेजमेंट है, तो वहां से जो भी सैलरी मिलती है उस पे 192 में TDS नहीं कटेगा। जहां मैं स्टार मार्क करा रही हूं प्लीज अच्छे से कर लो, बिकॉज रिपीटेटिव पॉइंट में ही हम मिस्टेक कर आते हैं। तो ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अगर आपको टिप दी जाती है नोट इन 192, अगर आपको एरियर्स मिलते हैं उस पर भी टैक्स कटेगा 89 की रिलीफ के बाद। दूसरा, पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो बिजनेस का हिस्सा है, वो प्योर एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट नहीं है, तो 192 में उसका कोई भी TDS नहीं कटेगा। चलो, आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट, नॉट समझ आ गया होगा, मैं बार बार आपको बात कर रही हूँ कि आपको लर्न हो गया होगा। आई वॉन्ट, हमेशा से ये मेरा बहुत मल्टीपल एक्सपीरियंस रहा है
थोड़ा करो बट इतना करो कि आपको सोने से पहले whenever you are going to the bed, तो आपको सोने से पहले आपके माइंड में आना चाहिए बिना बुक खोले कि आपने आज क्या पढ़ा है। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू। तो आपने क्या करना है, ऐसा नहीं करना फटाफट खत्म करने का नहीं करना है। आज आप सोने जाओ तो आपके माइंड में जो हम क्लास में पढ़ेंगे ना, बिना बुक खोले आपको अगर रिकॉल हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज यूट्यूब इज अ मीडियम। आपके कमेंट्स के थ्रू ही आई कैन गेट टू नो कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो डोंट मेंशन टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन बी श्योर एंड अवेयर आप लोगों के माइंड में कितना आ रहा है। क्या करना है आप लोगों ने, आज लेक्चर देख लिया, सोने से पहले बिना बुक देखे ट्राई करना है कितना रिकॉल हो रहा है ना। उसके बाद जितना आपको रिकॉल हो पाया नहीं हो पाया, मेरी बातें आपके माइंड में गूंज रही या नहीं गूंज रही, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। कहीं अटक गए तो फोन तो पास में ही होता ना हमारे, तो देख लेना, रिकॉल कर लेना, बट आपको रिकॉल होना चाहिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन हम कौन सी ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं, सैलरीड पर्सन की ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, सैलरीड पर्सन की ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं। तो सैलरीड पर्सन के रिगार्डिंग नेक्स्ट सेक्शन आता है 192A। 192A ए से याद रखो सैलरी का अक्यूमुलेशन। 192 में सैलरी थी, सैलरी का फिर अक्यूमुलेशन। 192A की बात हो रही है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। याद रखने के लिए अक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। हम लोगों का ध्यान रहता है पीएफ में कितना पैसा है, पीएफ में कितना पैसा है। तो सिंपल सी बात, पीएफ का जो पैसा है वो अगर आप विड्रॉल कर रहे हो तो आपको एक वर्ड पे ध्यान रखना, मैंने थोड़ा छुपा कर लिखा है। क्या छुपा कर लिखा है पीएफ के केस में, विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सारे केसेस में क्या टीडीएस कटेगा, नो, इट इज कमिंग फ्रॉम द प्रीमेच्योर विड्रॉल। व्हाई, वेट, ध्यान से सुनो। 192A, 192 हमें याद रहता है सैलरी है, सबको याद रहता है। ए का मतलब सैलरी का एक्यूमुलेशन। सैलरी का एक्यूमुलेशन क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। विड्रॉल हो रहा है प्रोविडेंट फंड से, आपको जब पेमेंट की जा रही है, ध्यान रखना एक बात और, प्रोविडेंट फंड की पेमेंट होती है तो टीडीएस कब कटता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटता है। टीडीएस कब कटता है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट कटता है। तो सिंपल सी बात क्या हुई, प्रीमेच्योर विड्रॉल लिखा है मैंने यहां पर। व्हाई, बिकॉज जो 5 साल के बाद जो विड्रॉल हुआ है, अगर एम्प्लॉय ने 5 इयर्स की सर्विसेज दी हैं तो उसके बाद जब विड्रॉल होता है तो दैट इज एग्जाम्प्ट वन। बट अगर आप 5 साल से पहले ही विड्रॉ कर लेते हो, सर्विसेज आपने नहीं दी, 5 साल से पहले वाला विड्रॉल है, तो वो प्रीमेच्योर विड्रॉल हो गया। प्रीमेच्योर विड्रॉल का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल वन। टैक्सेबल जब आ गया तो टीडीएस तो उस पर कटना बनता है। जब टैक्सेबल आ गया तो टीडीएस तो उस पर कटना आपका बनता ही बनता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेक्शन नंबर 192A में पेयर कौन होगा, एनी पर्सन। कोई भी आपको पे कर रहा है, एम्प्लॉय को पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है, प्रोविडेंट फंड का पेमेंट हो रहा है। मतलब एनी पर्सन, किसको, एनी पर्सन को पे कर रहा है, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट। किस चीज का पेमेंट होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड का पेमेंट होना चाहिए, और प्रीमेच्योर वाला होना चाहिए। ध्यान रखना, प्रीमेच्योर वाला होना चाहिए। छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम भूल जाते हैं, प्रीमेच्योर वाला होना चाहिए। तो जब जब होगा प्रीमेच्योर वाला होगा तो उस पर आपका टीडीएस कटेगा। टीडीएस तो कटेगा, आरपीएफ में टीडीएस तो कटेगा। कितना कटेगा, 10% से कटेगा। कितने से कटेगा, 10% से कटेगा। क्या एवरी टाइम कटेगा, छोटी अमाउंट बड़ी अमाउंट हमेशा कटेगा, नो नो नो। यहां पर एक लिमिट दी गई है। याद रखने का तरीका, एम्प्लॉयर के हाथ में सिर्फ 50,000 की लिमिट आती है। एम्प्लॉयर के हाथ में सिर्फ 50,000 की लिमिट आती है। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज सैलरी की डिडक्शन इज 50,000। सैलरी की डिडक्शन इज 50,000, सेम एज 192A में भी बोला। अगर लेस देन 50 है, लेस देन 50,000 है, दैट इज एग्जाम्प्ट। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूं, लेस देन 50 है तो एग्जाम्प्ट है। एग्जैक्ट 50 पे भी टीडीएस कटेगा। एग्जैक्ट 50 पे भी टीडीएस कटने वाला है अंडर सेक्शन 192A। 10% से आपका टीडीएस कट जाएगा। मेरे साथ रिपीट करेंगे फटाफट से। एनी पर्सन, कोई भी पर्सन क्या दे रहा है, एनी पर्सन को
प्री मैच्योर जो ईपीएफ का पेमेंट है वो पेमेंट हो रहा है और 10% से टीडीएस कटेगा, बट अगर वो 50,000 या उससे ज्यादा है तभी कटेगा। 50,000 या उससे ज्यादा है तभी कटेगा। एक बात बताओ, सिंपल सी बात मुझे यहाँ पे आपको लिंक करनी है। टीडीएस काटने के लिए पैन होना जरूरी है, ऑब्वियस सी बात है। पैन डिटेल होंगी तभी वो आपके 26AS में रिफ्लेक्ट होगा ना। अब आप पैन ही नहीं देते हो, अब आप पैन ही नहीं देते हो, तो अब बात आती है टीडीएस काटने के लिए कंसेप्ट है पैन देना जरूरी है। टीडीएस काटने के लिए पैन देना जरूरी है, बट इफ यू आर नॉट गिविंग द पैन तो टीडीएस क्या करता है, नॉर्मल रेट जो सेक्शन में मेंशन है और 20% विच एवर इज हायर। नॉर्मल रेट जो सेक्शन में मेंशन है और 20% विच एवर इज हायर। बट ये नॉर्मल है, लेकिन ईपीएफ वाले केस में 192A के केस में अगर पैन नहीं दिया जा रहा है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टीडीएस कटेगा, एमएमआर की रेट से टीडीएस कटेगा। ट्रस्ट मी, डीटी आईडीटी ये दो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर यू नीड, कोई मतलब नहीं बनता बार बार बुक के पॉइंट्स पढ़ रहे हो, नो। डीटी आईडीटी इन बोथ द सब्जेक्ट्स आपको जब जितना रिकॉल हो पा रहा है उतना ही आप सक्सेसफुल हो एग्जाम में। रिकॉलिंग इज द मेन इशू, बिकॉज हमें 50,000 तो होता है बट एग्जैक्ट कुछ याद नहीं रहता है। डीटी आईडीटी, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, रिकॉलिंग इज द मेन यूएसपी। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो ना बिना देखे, इट मीन्स आपकी एग्जामिशन पक्की है। सो यही पर्पस के लिए क्लास में डाल रही हूँ, सो दैट आपको रिकॉल हो पाए, एग्जाम में आपको डाउट ना हो। बिकॉज मेरे साथ क्या होता था, मैं पहले कंसेप्ट पढ़ती थी फिर मैं क्वेश्चंस करती थी। कंसेप्ट पढ़ने में मैं इतना टाइम लगा देती थी कि क्वेश्चन तक तो मैं पहुंच नहीं पाती थी। और दूसरी बात, कंसेप्ट में पढ़ती थी, दूसरी तरफ माइंड में कुछ चल रहा है, ये सब्जेक्ट पढ़ा है वो सब्जेक्ट पढ़ा है। जब एग्जाम में बैठे तो 50,000 तो कुछ पता है बट ब्लर हैं चीजें, एग्जैक्ट याद नहीं आ रही हैं। सो प्लीज कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर्स देख लीजिए। जो चैप्टर्स मैं डाल रही हूँ उसकी मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से, तो आपने क्या करना है, सोते हुए रिकॉल करना है विदाउट हैविंग एनी ऑफ द बुक्स इन योर हैंड, ठीक है। चलो उसके बाद पैन अगर फर्निश नहीं किया तो नॉर्मली क्या क्या नुकसान है, नॉर्मल रेट और 20% विच एवर इज हायर से टीडीएस कटेगा। बट अगर आपने ऐसा नहीं किया 192A के केस में तो आपका मैक्सिमम मार्जिनल रेट एमएमआर की रेट से टैक्स कटेगा। ये आप बेसिक वाले चैप्टर में देखोगे कि एमएमआर क्या है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट कितना है। चलो उसके बाद आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। उसके बाद हम अपने पढ़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपना रिवीजन। सेक्शन नंबर 192 एंड 193 बात कर रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। हमने क्या पढ़ा था, जो सैलरीड पर्सन है वो सैलरी पे अपना डिपेंड रहता है, सैलरी पे डिपेंड रहेगा और किस पे डिपेंड रहेगा, सैलरी पे डिपेंड रहेगा, पीएफ पे डिपेंड रहेगा। उसके बाद वो सिक्योरिटीज में, स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करता है। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी की बात हो रही है। अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन किसको पे कर रहा है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रेजिडेंट को पे कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले ऊपर वाले 192 192A 192 192A में क्या था, किसी को भी जा रहा है। 192 192A में क्या था, किसी को भी जा रहा है। वेट, 192 ए में क्या था, किसी को भी पेमेंट हो रहा है। बट 193 बात किसकी कर रहा है, रेजिडेंट पेमेंट की बात कर रहा है। रेजिडेंट पर्सन को पेमेंट की बात कर रहा है। किसको बात कर रहा है, रेजिडेंट पेमेंट को। 10% से किस चीज का इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सैलरीड पर्सन किस में ध्यान रखता है, पीएफ पे, सैलरी पे, स्टॉक मार्केट पे। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10% पे। क्या सभी के लिए काटा जाएगा, पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड में कुछ एग्जाम्पशंस हैं। सिंपल सी बात है, आप एलआईसी जीआईसी वगैरह को दे रहे हो अगर, तो नहीं काटना है। डीमैट सिक्योरिटी का है तो नहीं काटना है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, नेशनल सेविंग बॉन्ड्स हैं तो भी नहीं काटना है। एनएससी वगैरह है तो भी एनएससी को, 1 सेकेंड ना, देखो क्या पढ़ा हमने, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हम देख रहे थे 10% पे कटेगा, लेकिन कब कब नहीं कटेगा, अगर एलआईसी जीआईसी को पे किया जा रहा है तो भी नहीं काटना है। डीमैट सिक्योरिटी पे है तो भी नहीं काटना है, डीमैट सिक्योरिटी पे है तो भी नहीं काटना है।
डीमैट सिक्योरिटी पे नहीं काटना है। दूसरी बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, नेशनल सेविंग बॉन्ड्स है, उस पे भी नहीं। उसके बाद ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी, क्या लिखा है मैंने, अगर किसी भी डिबेंचर पे पेमेंट की जा रही है, अगर किसी भी डिबेंचर पे पेमेंट की जा रही है इंटरेस्ट की, और कौन सी कंपनी कर रही है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, जो डिबेंचर पब्लिक कंपनी ने इशू की है, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है, जिसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल स्टेक है, अगर वो इंटरेस्ट पे कर रही है, अकाउंट पे ही चेक से कर रही है, क्या पे कर रही है, इंटरेस्ट पे कर रही है, अकाउंट पे ही चेक से कर रही है, अगर वो 5,000 से एक्सीड नहीं करता तो भी आपको टीडीएस नहीं काटना है। मेरे साथ रिपीट करेंगे, हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 193, क्या, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या, किसको दी जा रही है, रेजिडेंट पर्सन को इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अगर मिल रहा है तो 10% से कटेगा, बट मेन याद रखने किस किस पे नहीं कटेगा, LIC GIC वगैरह को दे रहे हो नहीं कटेगा, नेशनल सेविंग बॉन्ड के है तो नहीं कटेगा, गवर्नमेंट को दे रहे हो नहीं कटेगा, ये चीज मेन माइंड में रखना। डीमैटेरियलाइज सिक्योरिटी पे भी नहीं कटेगा, डीमैट फॉर्म में अगर सिक्योरिटी है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा, बिकॉज वो डीमैट फॉर्म में है, ऑलरेडी आपका ऑनलाइन सब ट्रैक होके आ जाएगा, वो आपसे ले लेंगे, तो अल्टीमेटली नहीं देने की जरूरत है। तीसरी बात, पब्लिक कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है, जो आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा है उस पर अकाउंट पे चेक से दिया जा रहा है, एंड इंटरेस्ट इट नॉट एक्सीडिंग 5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, 5,000 से वो ज्यादा नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको उस पर टैक्स टीडीएस आपका नहीं कटने वाला है, अल्टीमेटली टीडीएस आपका नहीं कटने वाला है। 5,000 तक की छूट उसमें दी हुई है। चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा था, सैलरीड पर्सन किस किस चीज पे ध्यान दे रहा है, सैलरीड पर्सन ध्यान देता है इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है, सैलरीड पर्सन की बैंक से इनकम काफी होती है, तो हमने क्या देखा, स्टॉक मार्केट और बैंक पे वो मेन डिपेंडेंट है, तो फिर हमने देखा डिविडेंड, स्टॉक मार्केट में शेयर्स हो गया, अब शेयर्स तो दे दिए, शेयर्स के टाइम की तो बात हो गई, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो हो गया, सिक्योरिटीज की बात तो हो गई, बट अब बात आती है डिविडेंड जब उसको मिलता है उस पे टीडीएस कितना कटेगा। सेम अगर डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड दे रही है, किस पे क्या दे रही है, डोमेस्टिक कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है, किसको दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है किसको, शेयर होल्डर्स को, कौन से शेयर होल्डर्स, रेजिडेंट को। तो आपको लर्न करने के लिए दो चीजें याद हो जानी चाहिए, जब जब इंटरेस्ट का केस आया, जब जब इंटरेस्ट का केस आया तब तब रेजिडेंट आ गया, जब जब इंटरेस्ट का केस आया तब तब रेजिडेंट आ गया, बिकॉज आपको हल्का भी आपने टीटी पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए नॉन रेजिडेंट्स के वगैरह के लिए इंटरेस्ट वगैरह का कुछ अलग ही सीन होता है। तो डिविडेंड क्या हुआ, डोमेस्टिक कंपनी जब जब रेजिडेंट को दे रही है डिविडेंड, रेजिडेंट शेयर होल्डर को 10% से टीडीएस वो काट लेगी, 10% से टीडीएस वो काट लेगी। अब बात आती है एक्सेप्शनल केस, क्या क्या पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड हैं, क्या क्या पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड हैं, अगर पेड बाय अदर देन कैश, कैश में दिया ही नहीं जा रहा है, कैश में दिया नहीं जा रहा है, इंडिविजुअल को दे रहे हो, किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो अदर देन कैश, किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो अदर देन कैश, किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो अदर देन कैश, इंडिविजुअल को दे रहे हो अदर देन कैश, और वो जो अमाउंट है वो एक्सीड, स्मॉल अमाउंट है, 5,000 तक की दे रहे हो भाई, 5,000 तक की दे रहे हो, कुछ नहीं आता 5,000 में आजकल, तो सिंपल सी बात है नो टीडीएस, नो टीडीएस। उसके बाद ये आपको पता ही है LIC GIC वगैरह को जो देंगे तो भी नहीं कटेगा, नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अगर एक बात बताओ, गवर्नमेंट ने आपको बोल दिया किसी बंदे को नहीं देना, बंदा कुछ भी हो तो आप नहीं दोगे। उसके बाद अगर बिजनेस ट्रस्ट को दे रहे हो, SPV दे रहा है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बिजनेस ट्रस्ट को दे रहा है तो भी नहीं कटेगा। अब मुझे आपको मेन पॉइंट रिवर्स ऑर्डर में याद कराना है। हम लास्ट में क्या पढ़े, 194 डिविडेंड, डिविडेंड कौन दे रही है, डोमेस्टिक, बिना देखे इधर देखो, डोमेस्टिक कंपनी दे रही है, डोमेस्टिक कंपनी किसको दे रही है डिविडेंड, रेजिडेंट शेयर होल्डर को दे रही है। बट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड हर सेक्शन में, इस सेक्शन में क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल को दे रहे हो
अकाउंट पे चेक वगैरह से दे रहे हो, अदर देन कैश दे रहे हो, कहने का मतलब और स्मॉल अमाउंट है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एलआईसी जीआईसी वगैरह को नहीं देना है। अगर बिजनेस ट्रस्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल को कुछ दे रहा है तो भी नहीं देना है। ठीक है, तो भी नहीं काटना है, तो भी क्या है, टीडीएस नहीं काटना है। 194। उससे पहले हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में हमने क्या पढ़ा, सिक्योरिटी में हमने क्या पढ़ा, अगर कोई दे रहा है किसको, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी किसको दे रहा है, रेजिडेंट को। रेजिडेंट की बात हो रही थी ना इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे। एनी पर्सन पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, रेजिडेंट की बात हो रही है, रेजिडेंट की बात हो रही है। रेजिडेंट के केस में 10% पे कटेगा, डीमैट पर नहीं कटेगा, ध्यान रखना, डीमैट पर नहीं कटेगा। और रिकॉल करने के लिए डीमैट पर नहीं कटेगा, एलआईसी जीआईसी तो याद हो गया होगा अब तक। दूसरी बात, अगर पब्लिक कंपनी अगर इंटरेस्ट दे रही है और वो अकाउंट पे चेक से दे रही है एंड इट डजंट एक्सीड 5000 तो भी आपको टीडीएस नहीं काटना है। 192A था एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, प्री मेच्योर पे था 50,000 उससे ज्यादा। 192 तो हम सबको पता ही है कि स्लैब रेट से कट जाएगा। वहां पे पॉइंट टू बी रिमेंबर क्या थे, टिप वाला पॉइंट था। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट था, एक तो टिप वाला पॉइंट था, टिप वाला पॉइंट था, और एक पॉइंट और हमने पढ़ा था। एक तो हमने क्या पढ़ा था, जो आपको पेमेंट एरियर्स मिल रहे हैं, एरियर्स का भी हमने केस पढ़ा था। आफ्टर 89 रिलीफ के बाद आपका टीडीएस कटेगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कुछ मिल रहा है तो वो बिजनेस का हिस्सा है, सैलरी का हिस्सा नहीं है, तो अल्टीमेटली 192 में टीडीएस नहीं कटने वाला है। आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा। Let's move to the next point, 194A. We have already covered till 50 minutes. ये थोड़ा लेंदी रहेगा बट ट्रस्ट में एक बार आप कर लोगे तो नेक्स्ट टाइम, देखो क्या होता है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। हम इनिशियली अगर टाइम कम लगाने की कोशिश करेंगे ना तो एट द एंड आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। बट इनिशियली डूइंग इट फर्स्ट टाइम और रिवाइजिंग इट फर्स्ट टाइम, अगर उसको आपने जितना स्ट्रेच कर सकते हो, जितना अच्छे से टाइम दे सकते हो ना, एट द एंड वो आपका टाइम कम लेगा। बिकॉज जब आपके डाउट्स आते हैं वो क्वेश्चन सॉल्विंग पे आते हैं। आपने स्टार्टिंग में ही ऊपर ऊपर से कर लिया तो क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे आपको बार बार चैप्टर को रेफर करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से चलते हैं सेक्शन नंबर 194A पे। सेक्शन नंबर 194A बात करता है इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी की बात करता है। किसकी बात कर रहा है, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी की यहां पर बात हो रही है। सिक्योरिटी वाला तो हम इंटरेस्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अदर देन सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। चलो अब देने वाला कौन है, पेयर कौन होगा, पेयर लायबल टू डिडक्ट एनी पर्सन। बट मैंने आपको बताया इंटरेस्ट के जो हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वहां पर किसकी बात की जा रही है, पे की, रेजिडेंट पर्सन की बात की जा रही है। और जनरली रेट कितने आ रहे हैं, 10% आ रहे हैं। रेट कितने आ रहे हैं, 10% आ रहे हैं। तो 194A की जो बात की जा रही है, इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है अदर देन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का कब आता है, 193 में। सिक्योरिटी का कब आता है, 193 में। सिक्योरिटी के बाद देखो हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया 193 में, फिर हम आगे 194 में, क्योंकि जब इन्वेस्ट किया उसके बाद में तो डिविडेंड आता है ना, तो डिविडेंड इसका सेक्शन हो गया 194। ऐसे याद करने के तरीके होते हैं। तो 194A क्या हुआ, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी। अदर देन सिक्योरिटी देने वाला पर्सन कौन है, एनी पर्सन। एनी पर्सन, एक बात बताओ, छोटे छोटे जेन्युइन स्मॉल लोग हैं जिनको लिटरली टैक्स का कोई, जिनके ऊपर टैक्स की कोई इंप्लीकेशन ही नहीं है, तो उनको हटा दिया गया है टीडीएस काटने से। एक बात बताओ, छोटा पर्सन, एनी पर्सन, अदर देन सिक्योरिटी की बात हो रही, कोई पर्सन किसी को टैक्स से वो दे रहा है, क्या दे रहा है, कोई पर्सन किसी को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, छोटा अमाउंट है, नहीं बनता। तो पेयर यहां पर क्या बोल दिया गया, एनी पर्सन तो ठीक है, जो वेले लोग हैं जिनको देना ही नहीं बनता भाई, जिनको कुछ, जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ही नहीं बनता, आपको पता है एक पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा ही नहीं, तो अल्टीमेटली आप उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना ही छोड़ दोगे। तो एनी पर्सन कौन टीडीएस काटेगा, ध्यान रखना, एनी पर्सन एक्सेप्ट, कौन टीडीएस काटेगा, एनी पर्सन एक्सेप्ट इंडिविजुअल एचयूएफ। वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर क्या है, प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर, प्रीसीडिंग जो प्रीवियस ईयर में इसका टर्नओवर कितना है, टर्नओवर कितना है ना फाइनेंशियल ईयर, अप टू 1 करोड़ और 50 लाख इन फाइनेंशियल ईयर, कितना है,
second, I'm looking for something. यस, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो क्या है, एनी पर्सन जिसका इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका टर्नओवर या फिर ग्रोथ रिसीट प्रीसीडिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर में देख रहे हो उसका प्रीसीडिंग ईयर की बात हो रही है। उसके प्रीसीडिंग ईयर में उसका टर्नओवर कितना है, 1 करोड़ और 50 लाख। मतलब अगर आप नॉर्मल हो तो 1 करोड़ हो जाएगा, प्रोफेशनल के केस में ग्रोस रिसीट हो जाएगी 50 लाख तक। तो क्या हो जाएगा, अगर आप किसी को रेजिडेंट को क्या कर रहे हो, रेजिडेंट को आप इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी की बात हो रही है, 10% से हो जाएगा। सबसे बड़ा इसमें आ जाता है जो बैंक के इंटरेस्ट होते हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं 194A में। अब बात आती है बैंक के इंटरेस्ट कवर हो जाते हैं 194A में। अब हम हमेशा पढ़ते हैं कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट, कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। लेट्स कम टू द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट है, अगर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, कौन दे रहा है, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस। बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस अगर क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, किस किस को दे रहा है, एक तो नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, एक सीनियर सिटीजन को दे रहा है। अगर 40,000 तक है तो टीडीएस नहीं काटना, सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 तक है तो टीडीएस नहीं काटना। सिंपल सी बात, कंफ्यूजिंग मैं आपको बताती हूं जो आपके माइंड में आएगा। अभी मैंने आपको क्या बोला, जो भी 194A में इंटरेस्ट जा रहा है, बैंक दे रहा है, किसको, बैंक दे रहा है, जो इंटरेस्ट पे कर रहा है बैंक कोऑपरेटिव बैंक जो इंटरेस्ट पे कर रहा है, अगर वो नॉर्मल रेजिडेंट को कर रहा है 40,000 तक कर रहा है तो नो टीडीएस, सीनियर सिटीजन को कर रहा है तो 50,000 तक नो टीडीएस। अगर बैंक ना देके कोई और पर्सन है, अदर पर्सन है, तो 5,000 तक की छूट हम हमेशा देख रहे हैं। अब बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारे लोगों के दिमाग में 80TTA आने लगेगा, 80TTA आने लगेगा आपके दिमाग में। आपके माइंड में आएगा यार नॉर्मल बंदे का तो 10,000 होता है, नॉर्मल बंदे का तो 10,000 होता है, यही आप सोचते रहोगे, मैंने तो 10 पढ़ा था, ये 40 कहां से आ गया। अब ध्यान रखना, ये जो हम लिमिट पढ़ रहे हैं वो टीडीएस डिडक्ट करने की लिमिट है, और 80C में जो आप डिडक्शन लेते हो वो डिडक्शन की लिमिट है। तो वहां पर ये 10 है सेविंग का, वहां पर सेविंग का 10 है ये। तो ये टीडीएस की लिमिट है 40 और 50। जिसने क्लैरिटी से नहीं पढ़ा ये डाउट उसको आने वाले हैं, तो वो डाउट मैं आपको क्लैरिफाई कराने वाली हूं। तो अगर आप नॉर्मल पर्सन को दे रहे हो जो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000 तक एग्जाम्प्ट है, 40,000 तक, बट इफ यू आर गिविंग इट टू द सीनियर सिटीजन तो अप टू 50,000 तक है, तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। अदर जो रह जाता है बैंक वगैरह के अलावा 5,000 तक एग्जाम्प्ट है। अब बात आती है ये जो बैंक जो टीडीएस काटेगा वो लिमिट कैसे देखेगा, पर बैंक देखेगा या पर ब्रांच देखेगा। मान लो कोई पर्सन अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस फॉलो करती है तो मैनी ब्रांच उसके अंडर होंगी, तो बैंक वाइज देखेंगे। पीएनबी अगर बैंक है तो उसके अंदर जितनी भी ब्रांचेस है सबको क्लब करके देखेंगे। हम बैंक वाइज लिमिट देखेंगे, ब्रांच वाइज लिमिट वी आर नॉट गोइंग टू सी, ब्रांच वाइज लिमिट वी आर नॉट गोइंग टू सी, बैंक वाइज लिमिट देखना है, नॉट ब्रांच वाइज। ठीक है, तो यहां तक आई होप आपको इतना लर्न हो गया होगा। लेट्स मूव टू द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। टीडीएस शैल नॉट बी डिडक्टेड, लंबी लिस्ट है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा।
चलिए 194A में क्या था, अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंटर्स हैं 194A में जहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, टीडीएस डिडक्ट हमने नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है अगर इंटरेस्ट मिला है आपको इनकम टैक्स रिफंड पे। आपको पता होगा जब इनकम टैक्स आपका रिफंड करता है तो इंटरेस्ट भी साथ में आपको देता है, अगर वो स्पेसिफाइड पीरियड से लेट हो जाता है इंटरेस्ट जो आपको मिलता है इनकम टैक्स के रिफंड पे, उस पे टीडीएस नहीं कटेगा। उसके बाद ये पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर जो फर्म पे करती है इंटरेस्ट, जो भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पे करी है, दैट इज अ बिजनेस वाला थिंग, दैट इज नॉट प्योर नेम वाला थिंग। तो यहां पर भी फर्म अगर पे कर रही है इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स हु आर रेजिडेंट तो उनपे भी टीडीएस नहीं कटेगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड पे भी टीडीएस नहीं कटेगा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड पे टीडीएस नहीं कटेगा, फर्म इज पेइंग इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स हु आर रेजिडेंट उन पे भी नहीं कटेगा, सेविंग बैंक अकाउंट पे नहीं कटेगा। उसके बाद इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर और एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो क्या हो रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करी है, इंटरेस्ट पे करी है, किसको करी है, या तो अपने मेंबर्स को या फिर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को पे कर रही है, तो भी इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। मेरे साथ रिपीट करो, हमने क्या क्या पढ़ा। नंबर 1 हमने पढ़ा अगर इनकम टैक्स का रिफंड है, इनकम टैक्स का रिफंड है तो उस पे टीडीएस नहीं कटने वाला, इनकम टैक्स के रिफंड पे टीडीएस आपका नहीं कटने वाला। दूसरा पॉइंट सेविंग बैंक अकाउंट पे नहीं कटेगा। तीसरा कोऑपरेटिव बैंक जो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रहा है उस पे भी नहीं कटेगा। कोऑपरेटिव बैंक इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर या फिर एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को दे रही है तो भी नहीं कटेगा, अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रही है तो भी नहीं कटेगा। इंटरेस्ट पेड टू एलआईसी इंश्योरेंस यूटीआई, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं, मेरे साथ फिर से रिपीट करेंगे, हमें लर्न करना है। नंबर वन इनकम टैक्स रिफंड आ रहा है आपको, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है, क्या उस पर टीडीएस कटेगा, नो। फर्म पे करे इंटरेस्ट टू इट्स रेजिडेंट पार्टनर, कटेगा, नो। सेविंग बैंक अकाउंट, नो। इंटरेस्ट पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू इट्स मेंबर या फिर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नो। एलआईसी जीआईसी, नो। इंटरेस्ट गिवन कंपनसेशन बाय मोटर व्हीकल। अब देखो क्या होता है, अगर आपको मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट कुछ क्लेम लेना था, मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट क्लेम लेना था, तो मोटर व्हीकल का जो आपको एक्सीडेंट क्लेम मिला वो आपको कंपनसेशन मिला, ठीक है। अब वो कंपनसेशन पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अब उस कंपनसेशन पे आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उस पे भी टीडीएस नहीं कटेगा अगर वो कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड या फिर अप टू 50,000 तक है तो भी नो टीडीएस। मेरे से रिपीट करो, आपकी बाइक खराब होगी, एक्सीडेंटल हो गया, ऐसा नहीं, जस्ट टू लर्न द थिंग्स, बाइक की आपके एक्सीडेंट हुआ, आपने क्लेम डाला तो मोटर व्हीकल जो भी कंपनी है वो आपको क्लेम दे रही है एक्सीडेंट क्लेम, उस पर वो इंटरेस्ट भी दे रही है। अगर वो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है अप टू 50,000 तक है, डज नॉट एक्सीड 50,000 तक है, तो अल्टीमेटली वो उस पर टीडीएस नहीं काटेगा। अब मैं छुपा देती हूँ, लेट्स ट्राई टू रिकॉल द पॉइंट्स। पहला हमने क्या पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक अकाउंट नहीं कटेगा। फिर हमने क्या देखा, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को दे रहा है, नहीं कटेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी या तो अपने मेंबर्स को दे रहा है या फिर अदर कोऑपरेटिव को दे रहा है तो भी नहीं कटेगा। एक्सीडेंट मोटर व्हीकल वाला जो केस है उस पे भी नहीं कटने वाला है। और इंश्योरेंस यूटीआई तो हम बार बार पढ़ ही चुके हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है अगर इनकम पेड और पेबल बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से कुछ मिलने वाला है इन रिलेशन टू जीरो कूपन बॉन्ड जो कि ऑन और आफ्टर 1 जून 2005 के बाद इशू हुए थे। जस्ट इतना याद रखो, जीरो कूपन बॉन्ड जो कि 1 जून 2005 के बाद इशू हुए हैं, उसके इनकम पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस पे टीडीएस नहीं होगा। वो जो पोर्शन है वो इंटरेस्ट नहीं, वो डिस्काउंट का पोर्शन माना जाता है जीरो कूपन बॉन्ड में। जो आपको क्या जीरो कूपन बॉन्ड में, सिंपल सी बात याद रखनी है आपने, जो जीरो कूपन बॉन्ड पे आपको मिल रहा है पैसा, इनकम मिल रही है, क्योंकि देखो जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, आपको 100 रुपीज का जो है मान लो शेयर आपको 90 का लेके 100 में दिया जाएगा, वो 10 रुपीज क्या आपका इंटरेस्ट है, नो, वो इनकम डिस्काउंट पोर्शन इनकम मानी जाती है, उस पे आपका 194A में टीडीएस नहीं कटेगा। मेरे साथ रिपीट करो फिर से, बार बार मैं कराऊंगी जब तक आपको लर्न नहीं होगा। सबसे पहला, इनकम टैक्स का रिफंड जब आप पे मिल रहा है उसका इंटरेस्ट
नॉट लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस। पार्टनरशिप फॉर्म से पार्टनर को मिल रहा है, नॉट लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स या फिर अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी, नो टीडीएस। अगर आपको मोटर व्हीकल का क्लेम मिल रहा है, एक्सीडेंटल क्लेम मिल रहा है, अगर वो अमाउंट डजंट एक्सीड मोर देन मतलब 50,000 तक एग्जाम्प्ट है, अप टू 50,000 एग्जाम्प्टेड है। उसके बाद LIC, UIC, GIC जो भी ये सब पॉइंट्स हैं इन पे भी आपका नो टीडीएस। कुछ छोड़ा हमने, सेविंग बैंक अकाउंट पे नो टीडीएस। उसके बाद अगर FD हुई है इन द रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ कोर्ट के केस में, क्या होता है किसी का पता नहीं चलता है किसकी FD है, बहुत सारे क्लेम होते हैं, बहुत सारे पर्संस होते हैं जो कहते हैं मेरा मेरा मेरा, तो कोर्ट क्या करता है FD करा देता है किस पैसे के नाम पे, रजिस्ट्रार ऑफ जनरल कोर्ट के नाम पे। कोई डिस्प्यूट है, मान लो बहुत सारे पर्सन आगे कोर्ट में मेरा 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 मेरा, कोर्ट जब तक डिसाइड नहीं कर पाता है तब तक वो क्या करता है उस पैसे का FD करवा देता है इन द नेम ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द जनरल कोर्ट, मतलब डिस्प्यूट के केसेस में। तो अगर ऐसा होता है तो उस FD के इंटरेस्ट पे भी TDS नहीं काटा जाएगा, उस FD के इंटरेस्ट पे भी TDS नहीं काटा जाएगा। उसके बाद इफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक टू प्रोविजनिंग अकाउंट ऑन डेली मॉनिटरिंग बेसिस, बैंक क्या करता है एक प्रोविजनिंग अकाउंट पे मॉनिटरिंग बेसिस पे पैसा डालता है फॉर मैक्रो मॉनिटरिंग, मैक्रो मॉनिटरिंग के लिए कुछ अमाउंट पैसा डालता रहता है, इंटरेस्ट क्रेडिट करता रहता है, जबकि एक्चुअल में वो इंटरेस्ट किसी भी रेजिडेंट को, किसी भी पर्सन को नहीं मिला है, वो जस्ट एक सेपरेट अकाउंट है जिसमें मैक्रो मॉनिटरिंग के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो उस पर भी कोई भी TDS नहीं कटेगा, बिकॉज एक्चुअल में आप देख ही नहीं पा रहे हो ना किसके ऊपर है, और किसी के अकाउंट में वो गया भी नहीं है, तो उस पर भी TDS नहीं कटने वाला है। नेक्स्ट आता है लिंक करना इसको पॉइंट नंबर 4 से। पॉइंट नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर अपने किसको दे रही है, अदर कोऑपरेटिव को दे रही है। बट अब यहां पर ध्यान रखना, एक पॉइंट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक जो प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर उसका है 50 करोड़ से ज्यादा, लास्ट ईयर का टर्नओवर जो है 50 करोड़ से ज्यादा, एंड जो इंटरेस्ट वो पे कर रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक की जो बात करें, जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 40,000 50,000 से ज्यादा हो जाता है, जो हमने नॉर्मल लिमिट पढ़ी, तो उस पे TDS काटना पड़ेगा। मैं एक बार इसको सम अप करती हूँ। हमने क्या पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को दे रही है नो TDS, अदर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट दे रही है नो TDS। बट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव बैंक है, उसका टर्नओवर, लास्ट ईयर का टर्नओवर जो था वो 50 करोड़ से ज्यादा था, 50 करोड़ से अब आपका ज्यादा है, एंड जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो अच्छा इंटरेस्ट दे रहे हो, अच्छा मतलब 40-50 हजार वाली जो रेंज है उसमें इंटरेस्ट दे रहे हो, नॉर्मल पर्सन को मोर देन 40,000, सीनियर सिटीजन को मोर देन 50,000। अगर आप ऐसा दे रहे हो तो TDS काटना पड़ेगा, TDS आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। टर्नओवर की लिमिट कितनी है 50 करोड़। उसके बाद अगर इंटरेस्ट इनकम किसको दी जा रही है, माइनर चाइल्ड को दी जा रही है, बोथ द पेरेंट डिसीज्ड है, मतलब एक माइनर चाइल्ड है जिसके दोनों ही पेरेंट्स नहीं है, तो TDS किसके नाम पे काटा जाए, माइनर के पेन पे काट लो, अनटिल एंड अनलेस कोई डिक्लेरेशन दी गई है। अगर कोई डिक्लेरेशन आई है कि इसका जो भी है गार्ड कौन होगा तो ठीक है, अगर नहीं ऐसा है तो माइनर के पेन पे ही TDS कट जाएगा। यहां पर खत्म होता है हमारा सेक्शन नंबर 194A में। ऐसा रिपीट करेंगे, 194A में किस किस पे TDS नहीं कटना है। सबसे पहली बात, इनकम टैक्स रिफंड पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पे नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म पार्टनर को दे रही है उस पे नहीं, सेविंग अकाउंट पे नहीं, LIC GIC को नहीं, मोटर व्हीकल के केस में जो भी आपको एक्सीडेंटल क्लेम मिल रहा है 50,000 तक नहीं। उसके बाद क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर अपने मेंबर्स को दे रही है या फिर अदर कोऑपरेटिव को दे रही है तो भी नहीं। कोऑपरेटिव बैंक का हमने पढ़ा था, बैंक जो इंटरेस्ट दे रहा है अगर अप टू 40,000 दे रहा है नॉर्मल पर्सन को, सीनियर सिटीजन को अप टू 50, तो भी नो TDS। बट अगर इनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है एंड जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो 40-50 से ज्यादा है तो TDS कटेगा। जीरो कूपन बॉन्ड पे भी TDS नहीं कटने वाला है। अगर रजिस्ट्रार ऑफ जनरल ऑफ कोर्ट के नाम पे अगर FD हुई है उस पे भी नो TDS, मैक्रो प्रोविजनिंग की जो प्रोविजन हुई है उस पे भी नो TDS। तो ये हो गया माइनर के केस में जो TDS कटेगा, वो कटने वाला है। माइनर के केस में माइनर के पेन पे काट दो अगर उसके बोथ द पेरेंट डिसीज है, अनटिल एंड अनलेस कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास आई हुई है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। लेट्स सी
1 hour इज ऑलरेडी देयर, सो एक एक घंटे का इनफ है, इतना आप देखो घंटे का टाइम निकाल के, बाकी अपने शेड्यूल को हिलाना नहीं है। जस्ट पुट एक्स्ट्रा 1 hour फॉर माई वीडियो, जस्ट पुट एक्स्ट्रा 1 hour फॉर माई वीडियो। आपने अपना नॉर्मल टाइमिंग नहीं हटाना है, जस्ट पुट एक्स्ट्रा 1 hour फॉर माई वीडियो। आई एम अगेन सेइंग अच्छे से, सो दैट आपके माइंड में हो जाए। कीप इट एज एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, कीप इट एज दिस, सो यू विल रियलाइज एट देन कि कितना आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला है। दूसरा, केस सिनेरियोज एमसीक्यूज का बैच अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन इट बिकॉज देयर वी विल बी डूइंग इट मल्टीपल टाइम। बहुत ज्यादा आपको एज मिलने वाला है, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अच्छा आपका लेवल रहेगा, बिकॉज बहुत सारे रिविजन करेंगे केस सिनेरियोज एमसीक्यूज, तो वहां पर हमारे ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।